आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है, यह गरीबी मिटाओ प्रोग्राम नहीं है, यह समाज के लिए उन तबके जो जिनको वंचित रखा गया हजारों साल से, उन्हें शासन में, प्रशासन में, सत्ता के चलाने में भागीदारी देने के लिए था, सामाजिक सम्मान देने के लिए था, सामाजिक बराबरी देने के लिए था। गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं था। कौन खा रहा है आरक्षण? वाल्मीकि समाज का, धोबी समाज का, खटिक समाज का, जाटव या चमार समाज का, नटों का, ओबीसी का। इनका आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है, यह सोचने की जरूरत है। खा रहे हैं वो लोग जो बिना आरक्षण के 60% आरक्षण को कब्जे में लिए बैठे हैं। कौन? मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है और अभी हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप सर। आज खास बातचीत में हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि अभी 1 अगस्त को जो आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं उस बारे में इनका क्या कहना है, ये किन मायने में आम जन के लिए सही है या गलत है, इस पे हम बातचीत करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो जजमेंट ये कहता है कि SC/ST का जो आरक्षण है, SC/ST ये एक वर्ग है। SC एक वर्ग हो गया, ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये एक वर्ग हो गए। संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोचने समझने के बाद देश में जिन जातियों की स्थिति सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत बुरी थी, उनको इन वर्गों में बांटा। SC, ST और OBC, इन वर्गों में बांटा। और ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण इस हिसाब से है कि वो जितनी भी जातियां उस वर्ग में हैं, उन सबकी स्थिति एक ही जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊं तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे, सन 2008 और 9 के आसपास की बात है। एग्जैक्ट डेट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन यह पक्की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री उस समय थे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल की यह बात है। संसद में यह सवाल पूछा गया और सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि अनुसूचित जाति यानी SC, इनकी जो स्थिति है, शेड्यूल कास्ट की स्थिति, आज भी इस देश में 85% के लगभग, 80 से 85% के लगभग SC समाज की स्थिति यह है कि उसे ना उसके पास में अच्छी तरह से रोजगार है, ना उसके पास में एजुकेशन है, 2 वक्त की रोटी भी उसको मिल नहीं पाती। ये इतने बड़े समाज की, यानी अगर SC समाज को आप 100% मानना है तो उसमें से 80 से 85% की स्थिति सन 2008-9 में ये थी। और ST यानी अनुसूचित जनजाति की स्थिति 85 से 90% ये थी कि उनके पास ना 2 वक्त का खाना है, ना उनके पास में रोजगार है, ना एजुकेशन। ये पार्लियामेंट में है, सारी ये पार्लियामेंट की स्थिति है जो उसमें बताई गई। और उसके साथ साथ उसी समय यह बात आई कि 2 से 2.5% ही SC/ST के जो लोग हैं वो उन 1000 IAS ऑफिसरों में हैं जो डायरेक्टर के पद से लेके डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी, इस लेवल तक इन 4 कैटेगरियों में हैं जो इस देश की तमाम नीतियों को बनाते हैं, तमाम कार्यक्रमों को बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं। उसमें मात्र उनकी स्थिति 2 से 2.5%, यह सरकारी आंकड़ा। और सन 2008-9 से लेकर आज की तारीख में स्थिति बद से बदतर हुई है। मैं ये बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसको ऐसे भी समझें, जो मेरी बात है वो कितनी सच है, कि सन 2014 में जो आंकड़ा था गरीबी की रेखा से नीचे का, वो था कि 18 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, 18 करोड़ लोग। पर आज की तारीख में अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार 2 वक्त की रोटी खाने के लिए 5 किलो अनाज देती है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। मोदी जी चाहे जो कहें, लेकिन वर्तमान में आंकड़ा यह है कि 41 करोड़ लोग, सरकारी हिसाब से 41 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। और अगर वर्ल्ड बैंक और IMF के आंकड़े को मान लिया जाए, उसको आप बेस बना लिया जाए, 100 करोड़ लोग इस देश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। और उनमें कौन है? मैक्सिमम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं।
अब मैं इस पे आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो आदेश असंवैधानिक है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, असंवैधानिक है, वो गलत है। वो समानता का अधिकार जो जिस आधार पर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15-16 की जो व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें की है, उसके हिसाब से भी यह समानता के अधिकार को नष्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बॉडी थी, जिसने संविधान लिखा, संविधान निर्माता ने, संविधान सभा ने जिसको मान्यता दी, उसने इन वर्गों को एक समान रखा। आप उनको बांट रहे हैं, उनमें आप असमानता जो है आप विभाजित उनको कर रहे हैं। ये काम, विभाजन का काम कोई पॉलिटिशियन, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टी वो करती तो समझ में आता, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने ये बांटने का काम किया है। ये काम सुप्रीम कोर्ट उस समय करती, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से पहले ये डाटा कलेक्ट किया कि भाई कितने लोगों को जो रिजर्वेशन है वो वाकई में जितना परसेंट था, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, क्या 22.5% जो रिजर्वेशन है वो सरकारों ने पूरा कर दिया? हकीकत यह है आज की तारीख में मुश्किल से 9-10% रिजर्वेशन पूरा है। और अब जिस तरह से सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है और नीचे जो कैटेगरी होती है अधिकारियों और कर्मचारी की, उसमें जो 4th श्रेणी के, 4th क्लास के जो कर्मचारी, उनको तो सबको ठेके पे लिया जा रहा है, और 3rd क्लास के जो कर्मचारी हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात हो रही है। और पीछे से इस मोदी सरकार ने जो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 ऑफिसर, उनमें भी लेटरल एंट्री बढ़ा के अंदर जो 100 से ज्यादा आईएएस ऑफिसरों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, डायरेक्टर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर भर्ती कर लिया। तो आप रिजर्वेशन लगातार खत्म कर रहे हैं, जगह करोड़ों की संख्या में खाली पड़ी हैं, आप उन्हें भर नहीं रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने यह डाटा हासिल किए बिना ही वर्गीकरण कर दिया। जो वर्गीकरण हुआ है वो इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि एससी एक वर्ग है, अब इसमें उप वर्गीकरण हुआ, यानी बांट दिया जाए। कैसे बांट दिया जाए कि इसमें खत्म कर दिया जाए कि जाटव हैं, चमार हैं, धोबी हैं, नाई हैं, वाल्मीकि हैं, इनको सबको अलग अलग और उनको इस हिसाब से कोटा दिया जाए। पहले तो आप जो पूरा नहीं किया, आप उसकी फिगर मांगते, उसको पूरा करते कि सरकार पहले तो इसे पूरा करे, उसके बाद बात करें। नहीं तो बहुत सिंपल सी बात होगी कि सरकार का जो आर्गुमेंट है, सरकार के वकीलों ने, अटॉर्नी जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किया, यही जजमेंट में झलक रहा है, उसको मान लिया उन्होंने। तो सरकार की भाषा बोल रही है कोर्ट, तो क्या सरकार का इंस्ट्रूमेंट बन गई है कोर्ट? ये बहुत गलत निर्णय है। जैसा कि आपने कहा सर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बांटने का काम कर रही है, इससे संबंधित कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका बयान भी आया है। बिहार के एक उभरते जो राजनीतिक चेहरा जिनको हम कह सकते हैं चिराग पासवान जी हुए, उन्होंने कहा है कि हमें क्रीमी लेयर की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर मायावती को देखा जाए तो उन्होंने ये बात कहा है, देश में ये साजिश की जा रही है कि ये जो आरक्षण पद्धति है उसको हटाया जाए। सर, इस बात से आप पूर्ण सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए दोनों नेताओं ने जिनकी आपने बात की है, पासवान की बात की है और बेंजी की बात की है, जिन्होंने कहा, मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने कम से कम ये बात कही। लेकिन एक बात और उनसे पूछना चाहता हूं और कहना भी चाहता हूं, क्या इस बात को लेकर वो आंदोलन करेंगे, सड़क पर आंदोलन करेंगे? देश की जो जनता इस आंदोलन के बाद पीड़ित होगी और देश इसके बाद में जिस तरह से आपस में बंटवारा होगा, संघर्ष होगा, क्या उसको रोकने के लिए जमीन पर, सड़क पर आकर काम करेंगे दोनों के दोनों नेता? दूसरी बात, चिराग पासवान को ये जो बात कही है उनका धन्यवाद, लेकिन वो सरकार में हैं, मंत्री हैं, और सरकार ने जैसे इलेक्शन कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, चेंज कर दिया, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इस एनडीए की सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि भाई ये फैसला भी जो सुप्रीम कोर्ट का है इसको उसी तरह इसको बदलिए, इससे समाज में बिखराव होगा, इससे जो समाज बटेगा, समाज की ताकत को कमजोर करने की बात और इस तरह से आरक्षण को खत्म करने की बात है, जो कि लगभग खत्म ही हो जा रहा है। भाई तुम प्राइवेट कर रहे हो तो आरक्षण खत्म ही कर रहे हो, प्राइवेट तो किसी संस्था में है नहीं, तो क्या इस बात को वो करेंगे? और दूसरा, एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहने और करने से पहले, यह जजमेंट देने से पहले, जो संवैधानिक प्रावधान है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए था। और इसके विषय में एससी कमीशन से, एसटी कमीशन से बाकायदा उसको अधिकार है, एससी कमीशन को, उनसे जो है बाकायदा क्या लिया उनका जवाब, वो क्या चाहते हैं। और दूसरा, एक बहुत ही ये फैसला इसलिए गैर संवैधानिक है, और मेरी बात से आप इसलिए सहमत होंगे कि 7 जजों की इस संविधान पीठ में ये जो फैसला आया है,
6 और 1 के हिसाब से आया है। यानी एक जज जो हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी तरफ से और अपने समाज की तरफ से कि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी ने संविधान सम्मत 84 पेज का जो अपना उन्होंने जजमेंट दिया है, डिसेंटिंग जजमेंट आप जिसे कह सकते हैं, सही मायने में वो डिसेंटिंग नहीं, वही असली जजमेंट है। और उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इन एससी और एसटी में ये जो बंटवारा उपवर्ग किया जा रहा है ये संविधान के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए, इसकी कहीं भी संविधान में प्रावधान नहीं है। तो मेरी बात से आप सहमत होंगे कि यह संविधान के विरुद्ध है, यह फैसला संविधान के विरुद्ध है, कहीं भी ऐसा बंटवारा नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, किसी जाति को इस वर्ग में शामिल करने का अधिकार किसको है? संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति को, सेंटर को। आप स्टेट को भी ये दे रहे हैं, जबकि आप स्टेट को दे नहीं सकते। इस फैसले में स्टेट गवर्नमेंट को आपने वो दे दिया अधिकार। कैसे आप दे सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप, इसका मतलब यह हुआ कि आप संविधान से अलग जाके, संविधान के विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। हम इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए रिव्यू पिटीशन की भी हम लोगों की तैयारी चल रही है और इसके साथ साथ इसके लिए सड़क पर आंदोलन होगा, जबरदस्त आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा। सर, आपने एससी और एसटी की बात की, इसमें भी कई सारे डिविजन्स हैं, इसमें भी जो कुछ वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी खुश हो रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ 2 बातें कह सकता हूं। एक, उन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं जो खुश हो रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने पढ़ा है तो फिर वो समझ नहीं पाए, और समझ नहीं पाए उस चाल को, जो चाल आपको बांटने की है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। चलिए, मैं मान लेता हूं, मैं, आपने जो शब्द बोले हैं वाल्मीकि समाज करते हैं या कोई और समाज कर रहा है, मैं मान लेता हूं वाल्मीकि समाज को ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं, शायद समझ में आ जाए चीज। वाल्मीकि समाज की जो इस देश में आज की तारीख में संख्या है वो कितनी है? 2 से 2.5% ऑफिशियली। इसने हम मान लेते हैं कि 2 से 2.5% है, और इस वर्गीकरण के बाद आपको मिलेगा। तो आप सोचिए कि आप 2 से 2.5%, इससे ज्यादा आपको कोई देगा नहीं। अगर यह लागू होता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं यह फैसला लागू नहीं होगा, आंदोलन होगा पूरे देश में। पर फिर भी मैं मान लेता हूं आपको 2 से 2.5% मिल गई, 100 में से 2 से 2.5 सीट आपको मिल गई। लिख के दे रहा हूं, लिख के। अनुभव है 70 साल का, जब 22.5% आरक्षण पूरा नहीं किया, तुम्हारा 2 से 2.5% कैसे पूरा कर देंगे? कैसे कर देंगे? किसी कीमत पर नहीं करेंगे। और फिर अब कर भी दें तो अब आपसे कह रहा हूं, जो 22.5% आरक्षण था, पहले तो आप उस 22.5% आरक्षण पर लड़ते थे। आप में जितनी योग्यता है, अपनी योग्यता के हिसाब से 22.5% पे आप पूरे के पूरे पे कब्जा कर दो, कौन दिक्कत थी? कर सकते थे, वो एक ऑप्शन था आपके लिए खुले हुए कि 100 में से 22.5 आपके लिए थी, हमारे लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी, जितने भी उसमें थे सबके लिए 22.5 थी। अब तो मात्र 2 से 2.5% रह गई आपके लिए, 2 से 2.5%। माना आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे 10 काबिल हैं तो 10 22.5 में तो आ जाते, लेकिन आज की तारीख में तो 2 से 2.5 आएंगे। क्या ये अच्छा है? एक बात। दूसरी बात, जिन्होंने 22.5% आरक्षण 70 साल में पूरा नहीं किया, आपको क्या देंगे? और सबसे बड़ी इसके अंदर जो साजिश है, वो साजिश ये है कि इस आरक्षण के बाद जो लोग समर्थ हो गए, सक्षम हो गए, समाज की आवाज उठाने लगे, समाज के लिए लड़ने लगे, संघर्ष करने लगे, इनकी सारी साजिशों का पर्दाफाश करने लगे, समझने लगे, उन आंखों को, देखने वाली आंखों को फोड़ना, उस जुबान को बंद करना, उस दिमाग को अलग हटा देना, यह है साजिश इसके पीछे। कल अगर यही होगा, जिनको अलग कर दिया जाएगा, क्रीमी लेयर लगा दिया जाएगा, तब वो लोग क्यों लड़ेंगे किस बात के लिए? कल्याण। और जब लड़ने वाला नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा? वाल्मीकि समाज की जहां तक बात कही है, मैं एक बड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, इससे समझ रहे, लाखों की संख्या में सफाई कर्मचारी हैं, मोस्टली हमारे भाई हैं, वाल्मीकि समाज के हमारे भाई बहन हैं, मोस्टली 20 से 25 साल हो गई, 20 से 25 साल सरकारों ने उन्हें अभी तक पक्का नहीं किया, नियमित नहीं किया, उन्हें केवल और केवल आज तक भी डेली वेजेस पर रखा है, ठेके पर रखा है, उन्हें परमानेंट नहीं किया। 20 से 25 साल से आदमी काम कर रहा है, परमानेंट नहीं। और वाल्मीकि समाज के जितने भाई हैं, सारे सब कुछ
सब मिलके ये भी नहीं करवा पा रहे, पक्का नहीं करा पा रहे, आरक्षण कैसे ले लेंगे? और इस मामले में फिर अकेले पड़ जाएंगे वो। ठीक इसी तरह से और भी जो समाज के लोग हैं, चाहे वो धोबी समाज के हों, चाहे खटीक समाज के हों, चाहे और कोई भी समाज के हों, यही है मकसद अदालत का और यही है मकसद सरकार का। और सरकार और अदालत मिले जुले नजर आते हैं कि तुम्हें बांट दिया जाए और तुम्हारी ताकत, अब तो कह सकते थे 22.5%, कहोगे 22.5%, पर जब अलग लेके हो जाओगे तो 2% करोगे ना, तो 2% क्या कर लेंगे इस देश में? 22.5% अपना आरक्षण पूरा नहीं करवा पा रहे, 2% करवा पाएंगे? इस बात को सोचना। और आपने बात छेड़ी है तो मैं चाहूंगा कि आप इसको दिखाएं। एक चीज और बताता हूं, कौन खा रहा है आरक्षण? वाल्मीकि समाज का, धोबी समाज का, खटीक समाज का, जाटव या चमार समाज का, नटों का, ओबीसी का, इनका आरक्षण कौन खा रहा है? कौन खा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। खा रहे हैं वो लोग जो बिना आरक्षण के 60% आरक्षण को कब्जे में लिए बैठे हैं। कौन? मैं बताता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। 22.5% आरक्षण किसका है? 15% एससी का, 7.5% एसटी का। 22%, 27% आरक्षण किसका? ओबीसी का। ओबीसी का, जिसकी आबादी 52% मंडल कमीशन के हिसाब से, लेकिन उसको आरक्षण 27%। ओके, 22.5 और 27 कितना हो गया? 49.5, 49.5%। बाकी का जो 50.5% है वो कहां गया? सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगा दी, आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा, यहीं पर अटक गया। इसी के कारण ओबीसी को 27% मिला, तो 49.5% पर ही अटक गया। लेकिन जब इसी मोदी सरकार ने अपने दूसरे टर्म में आर्थिक आधार पर बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं है, यह गरीबी मिटाओ प्रोग्राम नहीं है, यह समाज के लिए उन तबके जो जिनको वंचित रखा गया हजारों साल से, उन्हें शासन में, प्रशासन में, सत्ता के चलाने में भागीदारी देने के लिए था, सामाजिक सम्मान देने के लिए था, सामाजिक बराबरी देने के लिए था, गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं था। तो उन लोगों ने, जो ये लोग थे, ये 50.5% आरक्षण उनके लिए रिजर्व कर दिया। पर जब सरकार बिल लेके आई, कानून बना दिया कि 10% आरक्षण जनरल समाज को आर्थिक आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने, वही सुप्रीम कोर्ट जो 50% से ज्यादा आरक्षण की बात नहीं कर रही थी, उसने उसको ठीक कर दिया, कह दिया हाँ ये ओके है। तो कहां हो गया आरक्षण? यानी कि 22.5 वो और वो 27 वो, 49.5 और 10% वो, तो कितना हो गया? 59.5%, यानी 59.5%। अब ये हट गया। क्यों हट गया? तो क्या माना जाए कि वो जनरल समाज के लोग थे और जजमेंट देने वाले लोग जनरल समाज के ही लोग थे जो उस आरक्षण वाले कानून पे थे, इसलिए उन्होंने ये किया, इसलिए किया। और इसके बाद तो कितना हो गया? 50% आरक्षण पहले ही था, 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, कितना हो गया? 61.5% आरक्षण उन लोगों के पास है जिन लोगों की संख्या 15%। इस देश में जिनकी संख्या 15%, उनके पास 60% आरक्षण उनके पास में है। ये है, ये लोग कह रहे हैं। और हकीकत ये है, ये तो ऑफिशियली है, सब कुछ जो सामने है, सबके सामने, गणित लगा लो। जो आरक्षण दिया गया है, जितने लोग नौकरी में हैं, उसके आधार पर यह है कि 9 से 10%, 10-11% एससी एसटी का आरक्षण है और लगभग इतना ही ओबीसी का आरक्षण है, 9 या 10%। कुल मिला के सब मिला लेते हैं, बड़ी मुश्किल से 25% आरक्षण पूरा है। 49.5% जो होना चाहिए एससी एसटी ओबीसी का, तो ये बाकी का आरक्षण कौन खा रहा है? एससी का 12%, 11% आरक्षण कौन खा रहा है? तो पहले उसे, सरकार को, इस देश की अदालत को पहले उसे देखना था, तब समानता आती, तब संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 की व्याख्या करते, 341 से 45 की व्याख्या करते, तब तो समझ में आता। लेकिन ये सब कुछ ना करके समाज को बांटने की साजिश की है, जिसे हम किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और जो लोग इससे खुश हो रहे हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए, मैंने जो समझाने की कोशिश की अच्छी तरह से, वो समझ जाएं कि तुम्हें देने वाला कोई नहीं है, तुम्हें बांटने वाले, कमजोर करने के लिए ही ये फैसला है। समझो, सही समय पर समझ गए, आंदोलन किया मिलके, तो कुछ पा जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। इससे संबंधित आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से आम लोगों के लिए? देखिए, आम लोगों के लिए बहुत सीधी सी बात है। हम सबसे ये कहेंगे कि ये बात आज हमारे साथ हुई है,
एससी और एसटी समाज के साथ में हुई है, ये बात कल ओबीसी के साथ में भी होगी, ये सबके साथ होगी। तो ये लड़ाई सबकी है, सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर लोग नहीं समझे इस बात को और अलग अलग रहे, लड़े नहीं, तो इस देश में सबके सामने दिक्कत आएगी, जिसको समझने की जरूरत है। रही हमारी बात, हम बाकायदा समाज के लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी मीटिंग हम लोग बुलाएंगे जल्दी। उसमें जो मुख्य लोग हैं, जो जागरूक हमारे सामाजिक साथी हैं, राजनीतिक साथी हैं, हमारे जो विचारक हैं, उन सबको बुलाकर उन सबके बीच में चर्चा करके फैसला लेंगे कि क्या हमें किस तरह से करना है, लड़ाई करनी है। आपके हिसाब से सर सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है वो एक तरीके से विभाजन कराओ और सुख भोगों वाली नियति पे काम कर रही है? निश्चित रूप से मैंने कह दिया कि जो गंदा काम पॉलिटिशियंस करते थे, बांटने का, समाज को बांटने का, कमजोर करने का, वो काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता और हम सबके लिए इससे बड़ी दुख की बात हो नहीं सकती। पर हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, हमें विश्वास है, पक्का लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े और बहुत सारी आपने जानकारी इससे संबंधित हमें दी। आगे ऐसी जानकारियों के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे, आपसे कई सारी बातें करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए तो जनता लाइव के साथ। थैंक यू।